Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about the first chapter of history of 7th class from NCERT book. So we will start, and first we will take a look at that map, a section of the world map drawn by the geographer Al Idrisi in the 12th century, showing the Indian subcontinent from लैंड टू सी। अभी ये सब कॉन्टिनेंट है इंडिया, उसका मैप है जो कि सी से और लैंड तक का मैप है। ये लिखा गया है जो अरबिक लैंग्वेज है उसमें। आप देख सकते हैं इसमें अरबिक लैंग्वेज है हमारी। इस मैप को आप अच्छे से व्यू करना, देखना। अब आगे हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। टेक ए लुक एट मैप्स 1 and 2। मैप सेकंड हमारे सेकंड पेज पे है। मैप 1 वाज मेड इन 1154 सी बाय द अरब जियोग्राफर एल इद्रिसी। द सेक्शन, ये जो मैप है ये अरब जियोग्राफर है एल इद्रिसी, इसके द्वारा बनाया गया है। द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from larger map of the world। और ये व्यू लिया गया है जो बहुत बड़ा मैप था उसमें से, जो वर्ल्ड का मैप था। मैप 2 was made in 1720 by French cartographer। The two maps are quite different even though they are of the same area। दोनों जो 1720 और 1154 में बने हैं, दोनों मैप भी बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, जबकि वो सेम कॉन्टिनेंट के, सेम एरिया के, सेम प्लेस के हैं, सेम जगह के हैं। इन अल इद्रिसीज मैप साउथ इंडियन इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका। जो इल इद्रिसी का मैप है उसमें हम साउथ इंडिया में इंडिया का कुछ, नॉर्थ इंडिया का कुछ पार्ट और श्रीलंका का आइलैंड एट द टॉप। श्रीलंका का जो आइलैंड है वो बिल्कुल टॉप में पाते हैं। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। इन प्लेसेस के नेम हैं वो अरबिक में मार्क किए गए हैं, अरबी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे जो ये दिख रहा है इसमें क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट में करते हैं। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोविवा ऑफ ग्यूलिना डी इल्स। ये लिखा गया है, एक फ्रेंच राइटर हैं, उनका नाम है, जो कि फ्रेंच में लिखा गया है। इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी कठिनाई होती है। अब जो ये मैप दिया गया है ये लिखा गया है जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज। उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है जो कि कनौज के नाम से दिया गया है। जब आप इसको बोल्ड करके देखोगे तो आप आराम से देख सकते हो। मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। लगभग 600 सालों के बाद सेकंड मैप बना था फर्स्ट मैप बनने के बाद। इसमें हमें मिलेगा यूपी के पार्ट है जो उसमें, इसमें इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता गाइज, आप खुद ही जूम करके देख लेना। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। और उस दौरान जो भी इंफॉर्मेशन थी वो जल्दी जल्दी चेंज होने लगी थी। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। ये मैप है, ये हमारे वाले जो मैप हैं, जो प्रेजेंट के मैप हैं उनसे काफ़ी मेल जोल खाता है, और इसका जो नेम को मार्क किया गया है वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। उनकी डिटेल बिल्कुल हमारी जो डिटेल है उनसे मैच करती है। दिस मैच वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज। जो यूरोपियन सेलर है, यूरोपियन यात्री थे जो सेल करते हुए समुद्र के रास्ते से भारत आए थे, मर्चेंट थे, उन सभी को ये उनकी यात्राओं के दौरान यूज़ किया गया था, उनके द्वारा यूज किया गया था। अब ये नीचे देखो, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2। आर दे एज डिटेल एज दोज ऑन द कोस्ट? फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन। वाई डू यू थिंक देर इज ए डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन दिस मैप? इनमें ये भी देखो कि एक्यूरेसी और जो डिटेल
हैं वो उनमें डिफरेंस क्या है और क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करो इस मैप में। और जो हमारे प्रेजेंट के मैप हैं उनसे आप इन दोनों को मैच करके देखो। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to sensitive to different historical backgrounds and context in which information about to the past was produced. अभी ये समान रूप से ही महत्वपूर्ण है कि जो फैक्ट हैं जो कि साइंस के द्वारा दी गई हैं वो डिफरेंट हैं इन दो पीरियड्स की, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, मैप बनाते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं पास्ट के बारे में, वो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मीन्स जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो छिपा लिए जाते हैं, वो जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है डिफरेंट हिस्टोरियंस का, और वो फैक्ट भी डिफ़र हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो राइटर हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्रेशर हो सकता है और इनका बैकग्राउंड है वो भी अलग हो सकता है। द कॉन्टेक्स्ट हैं वो भी थोड़े चेंज हो सकते हैं। इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है पास्ट के बारे में वो डिफ़र हो सकती हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जो नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी होती है हमारी जो शब्दावली है, हमारे जो शब्द भंडार हैं उसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन एंड इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस की जाती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, और हमारी लैंग्वेज है वो भी चेंज हो जाती है, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे ओल्ड वर्ड्स थे वो जो अब काम में नहीं आते वो तो गायब हो जाते हैं और नए वर्ड्स यूज में आ जाते हैं। जैसे तुम देखते हो कि अब से 20-25 साल 30 साल पहले इंटरनेट नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब ये नाउ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड सो फेमस एंड यूज इन वाइल्ड लेवल। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद रहते हैं वेराइटी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिनको जो कि चेंज होते रहते हैं लगातार साल दर साल समय के अकॉर्डिंग। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो मध्यकालीन पर्शियन है या जो पारसी हिस्ट्री है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उससे डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, जो डिफरेंस है वो केवल ही ग्रामर और वोकेबलरी से ही संबंध नहीं रखते, बल्कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम, जो मीनिंग है वर्ड्स का वो भी चेंज हो जाता है, जब टाइम चेंज होता है तो वो भी चेंज होता रहता है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अब हिंदुस्तान ही टर्म ले लीजिए जो कि हम आज इंडिया के लिए यूज करते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो हमारा आधुनिक भारत है, जो आधुनिक राष्ट्र है उसके लिए। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिहांज ई सिराज, एक क्रॉनिकलर होता है जो राइटर होते हैं या संपादक होते हैं वो। हु रोट इन पर्शियन, जो पर्शियन में लिखता था वो संपादक थे, उन्होंने लिखा था 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान के बारे में। ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। हिंदुस्तान वो जिस एरिया के लिए यूज करता था वो पंजाब हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज करता था। परंतु नाउअडेज हिंदुस्तान में हमारा कन्याकुमारी तक जो एरिया है वो सारा आ जाता है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the domains of the Delhi Sultan. जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके अंडर जो भी एरिया आता था पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से, उस डोमेन्स को, उस एरिया को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था। एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। परंतु जो एरिया है इसका जो क्षेत्र है
वो वाइड होता गया, ये थोड़ा एक्सटेंड होता गया, बढ़ता गया। जैसे जैसे सुल्तान था वो सल्तनत को बढ़ाता गया, वैसे ही वैसे जो नॉर्थ इंडिया है उसका पार्ट बढ़ता गया, लेकिन साउथ इंडिया को इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया था। बाय contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. जब हमारी 16th सेंचुरी आई तब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया, जो कि जियोग्राफिकल रूप से द फूना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारी रिच फूना होते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया था, और जो हमारे रीति रिवाज थे उन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया गया था बाबर के द्वारा। जैसे इसमें मोस्टली नॉर्थ इंडिया ही आता है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे ऑफ 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। जैसे ही हम बाद के टाइम में चैप्टर में देखेंगे कि बाद के टाइम में यह जो सिमिलर काइंड का वर्ड है 14th सेंचुरी में पोइट थे हमारे अमीर खुसरो, वो यूज करते हैं इस के लिए हिंद नाम का शब्द। वाइल द आइडिया ऑफ द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, जब जो कि ये जियोग्राफिकल एरिया था उसके लिए इंडिया नाम का जो शब्द था वो एग्जिस्ट करता था, वो एक जियोग्राफिकली और कल्चरली एक जैसे थे। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वाज एसोसिएटेड विद इट टुडे। और जो टर्म हिंदुस्तान था वो हम जो पुराना समय था उसमें हिंदुस्तान शब्द का यूज इंडिया के लिए नहीं किया जाता था, जो कि पॉलिटिकली और नेशनली रूप से आज हम यूज करते थे उस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता था, बल्कि वो डिफर था। इसका मतलब ये है कि बेटा टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारे जो शब्द हैं उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे ये हिंदुस्तान है, पहले हिंदुस्तान केवल जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया था उसके लिए ही यूज किया जाता था, जैसे कि खास करके जो गंगा और यमुना के जो एरिया था, भूभाग था, उसके लिए यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फॉरेस्ट एरिया होता था और ये फ्लोरा और फौना होते हैं जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसके लिए, तो इसके लिए ही यूज होता था। लेकिन आज ये ऑल इंडिया के लिए यूज किया जाता है, जिसमें साउथ इंडिया भी आती है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। आज हिस्टोरियन हैं वो इस टर्म को यूज करने के लिए बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करते हैं इस टर्म का, क्योंकि जो पास्ट में थिंग्स थी हिंदुस्तान को एक्सप्लेन करने के लिए वो अब बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। टेक फॉर एग्जांपल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरनर। अब एक सिंपल शब्द है फॉरनर, उसको ही ले लीजिए। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। ये उसके लिए यूज किया जाता है आजकल जो कि हमारे इंडिया का नहीं होता, मीन्स जो इंडिया से बाहर रहता है। परंतु पास्ट में ऐसा नहीं था। इन मेडिवल पीरियड ए फॉरनर वाज एन स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज। परंतु जो पास्ट था उसमें जो फॉरनर है उस जो दूसरे विलेज का कोई व्यक्ति है उसको भी हम फॉरनर ही कहते थे, लोग फॉरनर ही कहते थे। स्ट्रेंजर कोई भी अजनबी लोग था उसको फॉरनर कहते थे। जरूरी नहीं है कि वो विदेशी है, वो किसी देश के दूसरे गांव का हो सकता था। समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो कोई अलग सोसाइटी और अलग कल्चर से बिलोंग करता था उसको फॉरनर कहते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी might be used to describe such a person, और इन पर्शियन अजनबी। पर्शियन में अजनबी है और जो हमारी देसी भाषा में है परदेसी, इन शब्द को सेम रूप से हम यूज कर सकते हैं। ए सिटी dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. अब ये है जो
फॉरेनर कोई सिटी का डिवेलर हो सकता है, सिटी में रहने वाला हो सकता है या फॉरेस्ट में रहने वाला हो सकता है, उसको फॉरेनर कह सकते हैं। परंतु दो पीजेंट्स, दो किसान हैं जो एक ही गांव में रहते हैं, हालांकि वो अलग अलग कल्चर से, अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको फॉरेनर नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ही गाँव में सेम प्लेस पर रहते थे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियन और उनके क्या सोर्सेज हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the periods of their study and the nature of their investigation. जो हिस्टोरियन है वो अलग अलग टाइप के सोर्स यूज करते हैं। सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई तो जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनका यूज करते हैं, कोई जो पत्थरों पे लिखी गई है उस लिपि का यूज करते हैं, कोई औजारों का, और उसके द्वारा प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, और वो इसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं नए नए फैक्ट हिस्ट्री के बारे में। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। आपने लास्ट ईयर 6th क्लास में गुप्ता और हर्षवर्धना की जो डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। अब हम 700 से 1750 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम continuity in the sources used by historians for the study of this period। आप ये जो लगातार नोटिस करोगे हिस्टोरियन से जो स्टडी के लिए यूज करते हैं इस पीरियड के, वो हैं दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। वो यूज करते हैं जो पुराने कॉइन्स हैं, पुराने इंस्क्रिप्शन होते हैं जो पत्थरों पे या किसी मिट्टी के बर्तनों पे लिखे गए हैं, आर्किटेक्चर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं, और यह और कोई टेक्सचुअल रिकॉर्ड भी हो सकता है जो से ताम्रपत्र वगैरह पर लिखे हुए हैं। बट देर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, परंतु यहाँ भी एक डिसकंटिन्यूटी है, इसमें भी कुछ अंतर है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो नंबर हैं और प्रकार हैं वो इस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में, जो लिखित रिकॉर्ड्स हैं उनमें अचानक से ही तेजी आई। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। वो धीरे धीरे जो उनके इंफॉर्मेशन रखने का जो तरीका था वो धीरे धीरे चेंज करने लगे। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चिपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। जो इस पीरियड के आते आते पेपर है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिलने लगा था और बहुत ज़्यादा सस्ता भी हो गया था, इसलिए वो पेपर पे अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख के रखते थे। हम द वैल्यू ऑफ पेपर ये हम पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ पेपर, इसके बारे में हम एक क्विक रीड करते हैं। In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he didn't have enough paper, so he watched the writing of the manuscripts. He did not want dried and paper and use it. The century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. When was paper more expensive and easily available in the 13th and 14th century? ये दो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे एक व्यक्ति था जिन्होंने अपने और इन्फॉर्मेशन लिखनी थी, तो लास्ट में लिखी इन्फॉर्मेशन को साफ़ करके धो के और उसके ऊपर दोबारा से लिखा, और इसके बाद हम कह रहे हैं कि जब इतना चीप हो गया था पेपर कि उसमें कुछ थिंग्स को रैप करने के लिए भी यूज किया जाने लगा था। अब हम आगे का जो पेज है उस पर चलते हैं। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। पीपल यूज़ करते थे, जो पवित्र पुस्तकें हैं उन्हें लिखने के लिए होली बुक्स होते हैं जो धर्म ग्रंथ होते हैं। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स होते हैं उनके बारे में लिखते थे। लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो लेटर लिखते थे, और जो टीचिंग होते हैं धर्म गुरुओं की, सेंट्स होते धर्म गुरु उनकी। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सीज, जो टैक्सीज थे, जो राज दरबार के या जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको लिखने के लिए इन सब का यूज किया जाने लगा था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल।
जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, किसी राइटर के द्वारा लिखी गई प्रति होती थी, उसको या तो कोई अच्छा अमीर व्यक्ति होता था या राजा या फिर कोई धर्मगुरु होता था, टेम्पल में रखी जाती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स, उनको लाइब्रेरी या फिर जो धर्म ग्रंथ के रखने की जगह है वहाँ पे रखा जाता था। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ही डिटेल प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्टोरियंस को, परंतु इनको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब हम आर्चिव के बारे में पढ़ेंगे। आर्चिव क्या होता है, व्हाट इज़ ए आर्चिव? सो विल स्टार्ट। Archive, a place where documents and manuscripts are stored. Today, all nation and state government have archives where they keep all their old सॉरी आजकल एक जगह जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता था, रखा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखती हैं। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है या फिर कोई भी रिकॉर्ड है वो वहीं रखे जाते हैं, उसी को ही, जो मोस्टली पहले चर्च या फिर मंदिर में ही रखे जाते थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। अब ये वहाँ उस टाइम पे कोई प्रेस नहीं होती थी, इसलिए जो भी लिखा जाता था उसको हाथों के द्वारा कॉपी किया जाता था। जैसे एक राइटर ने कुछ लिख दिया, उसको कॉपी करने के लिए उसके या तो स्टूडेंट होते ही थे या कोई और गरीब व्यक्ति जिसको पढ़ना आता था वही सेम कॉपी करके देता था। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। यदि तुमने कभी अपने दोस्त की होमवर्क की बुक है, नोटबुक है, उसको कॉपी किया होगा तो तुम समझ जाओगे कि कोई ये इजी टास्क नहीं था। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन। कभी कभी जो तुम्हारे फ्रेंड है उसकी हैंड राइटिंग इतनी फेयर नहीं होती कि तुम उसको अच्छे से समझ जाओ, और तुम्हें गेस करना भी मुश्किल हो जाता है कि उसने क्या लिखा है। एज ए रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सफिशिएंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। इसलिए तुम्हारी फ्रेंड की जो कॉपी है उसके जो वर्ड्स हैं उससे कुछ डिफरेंट लिखा जाता है तुम्हारी कॉपी में, क्योंकि तुम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समवट सिमिलर एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, ए वर्ड हेयर, ए सेंटेंस देयर। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the। अब जो कॉपी करने वाले स्क्राइब्स थे उनकी जो कॉपी करने का तरीका था उनमें वर्ड में या सेंटेंस में लिटिल डिफरेंस होता जाता था, और सेंचुरीज मीन्स सालों दर साल ये कॉपी करने का जो सिस्टम था इसके अकॉर्डिंग थोड़े अंतर आता रहता था। उसकी जो मीनिंग है उसमें इस तरह से जो हिस्ट्री की जो बुक्स थी उनके मीनिंग में चेंज आता रहता था। The same text became substantially different from the one another। इसी तरह एक ही बुक के मीनिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता था। एक बुक का जो मीनिंग है वो दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता था। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और हम मुश्किल से ही जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उस ऑथर की वो मुश्किल से पा सकते हैं या मुश्किल से मिलती हैं। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, जो दोबारा से कॉपी की हुई हैं हमें उन्हीं पे ही रिलाई करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। और इसको गेस करने के लिए कि जो ओरिजिनली जो राइटर था उसने क्या लिखा होगा, इसके लिए हमें जो हिस्टोरियंस हैं उनको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी हैं उनको पढ़ना पड़ता है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइव्ड दिस क्रोनोनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। द 14th century chronicler Ziauddin Brani wrote the chronicles first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections। अब एक ओरिजिन ये ले लो कि दो ऑथर्स हैं, उन्होंने रिवाइज किया क्रॉनिकल्स को
डिफरेंट टाइप में 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर से थे जियाउद्दीन ब्रानी, जिन्होंने क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और दूसरा वर्जन 2 साल के बाद लिखा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था एक दूसरे से। हिस्टोरियंस अब ये नहीं जानते थे कि जो एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा वर्जन कौन सा पहला है, और उन्होंने 1960 तक इसके बारे में नहीं पता कर पाए, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो लाइब्रेरी के कलेक्शन में कहीं गुम हो गई थी। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो एक दूसरे से कॉपी हैं वो अलग रहती हैं। इनको पढ़ने में जो हिस्टोरियंस हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। कैसे फेस करते हैं हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू गाइस, शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।